हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कब एक कंसिस्ट करता है, कब कंसिस्ट नहीं करता है, कब इसकी वैल्यू कैसे होती है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। इस तरह से 1-1 एक्सरसाइज करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, इसको कैसे सही तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या इसमें जो इक्वेशन वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, तो इक्वेशन बनाने में आपको बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इक्वेशन को कैसे आप इजिली एक बार पढ़ेंगे इक्वेशन बन जाएगा, पढ़ लेंगे इक्वेशन बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल देखिए क्या होता है। वेरिएबल ऐसा नंबर्स होता है, यहाँ पे हम लोग जनरली एक्स और वाई लेकर के चलेंगे। इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे x की वैल्यू कहीं पे 2 आ जाती है, कहीं पे 3 आ जाती है, कहीं पे आप देखे होंगे 0 आ जाती है, कहीं पे 4 आ जाती है। तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो ऐसा जो भी नंबर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसको वेरिएबल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। जैसे आप कभी देखते हैं चीनी का रेट 10 रुपये किलो है, कभी कभी 20 रुपये किलो है। तो इस तरह से उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वो क्या है, वेरिएबल है, वो बार बार वेरी करता रहेगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। जरूरत इसकी इसलिए हमें पड़ जाती है क्योंकि कभी कभी हम लोग, जैसे मैंने अभी चीनी की बात की, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि आपको बैट भी खरीदना है और बॉल भी खरीदना है। तो बैट का रेट अलग होगा, बॉल का रेट अलग होगा। आप मान लीजिए नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा खरीद लिए, बैट ज़्यादा कम खरीद लिए, इस तरह से आपने परचेज कर लिया। तो उन सबको जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, दोनों का प्राइस तो सेम तो है नहीं, प्राइस तो वेरी करेगा। और दो तरह की चीजें हैं तो दो तरीके से वेरी करेगा। तो इसका मतलब दो वेरिएबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो उन चीजों को समझने के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ी। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझिए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि जब वेरिएबल की बात हुई तो मैंने बोला कि एक्स वाई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टू वेरिएबल की बात किया तो इसीलिए पहले एक वेरिएबल पढ़ते थे, अब यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई को पढ़ रहे हैं। ठीक है, या कोई भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसके बाद टू वेरिएबल, तो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसको इक्वेट करके जीरो कर दिया जाए। तो जैसे मान लीजिए 3x + 4y, मैंने इस कंडीशन में क्या किया, 3x + 4y दो वेरिएबल को ले लिया और इसको इक्वेट करके जीरो कर दिया, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो अब जो ए इक्वेशन है ना, तो ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशन इसको बोलते हैं जो इक्वेट करके जीरो हो जाए। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल होता है उसका कितना होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की डिग्री देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे y की डिग्री 1 है, तो दोनों वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम में आपको क्या दिया गया है, चैप्टर के नाम में दिया गया है, चलिए पेयर ऑफ, चैप्टर के नाम में लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मतलब लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, ठीक है, बट क्या रहेगी, पेयर लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है आपका, ax + by + c = 0 होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। बट जैसे ही आपको पेयर आ गया, तो पेयर का मतलब, पेयर से मतलब होता है, समझ में आता है, 2 होता है। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन होगी, इसीलिए इसको बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन होने वाली है। तो जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को लेके चलना होगा और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं, दो वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो पूरा का पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का ओवरव्यू मैंने दे दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब टू वेरिएबल क्या होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इन टू वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अब
इस सारी चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखिए आगे अगर हमें समझना रहेगा तो हम कहेंगे कि एक ग्राफ होता क्या है ना। तो ग्राफ का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन होता है इन दोनों पॉइंट्स का, एक्स और वाई का वैल्यूज रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। और ये लीनियर वेरिएबल इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन के है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है। उसके बाद जो ए बी और सी है ये क्या है, रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। रियल नंबर्स का मतलब रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, चाहे जैसे नंबर्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमेशा फाइंड करने के लिए देगा। ये सारी वैल्यूज तो आपको पता रहेंगी, ए की वैल्यू कभी 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 कुछ भी रह सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ग्राफ, तो ग्राफ को समझने के लिए आपको यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग अलग अलग पुट करेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा हमेशा ध्यान आपको क्या रखना है किन चीज़ों का, कि हमेशा सबसे पहले आप x की वैल्यू को देखेंगे फिर y की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू को पुट करेंगे फिर y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4 ले लिया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है तो सिंपल सा लैंग्वेज है, सीधे सीधे आप इसको ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। x को पुट किया और y को रखा। x की वैल्यू अगर 0 आपने रख दिया तो x की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो समझिए कि अगर x की वैल्यू केस फर्स्ट में अगर इस वाले के लिए अगर हम लोग चेक करें तो x की वैल्यू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4, है ना। तो y की जगह पे 4 आ गया। अब इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए x और y, ठीक है। इधर लिख दिया 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया इधर -1 -2 -3 -4। ये बात समझ में आ गई। तो x में देखिए सबसे पहले 0 को देखेंगे तो 0 देखिए हमारा यहाँ पे होता है, चाहे x में हो चाहे y में हो। फिर उसके बाद y में किसको देखेंगे, 4 को देखेंगे। तो y में अगर आप 4 को देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो इस वाली लाइन से और यहाँ पे जब मिलाएंगे तो यही पॉइंट आपको मिलेगा 0,4। देखिए मैंने पहले x की वैल्यू लिखी फिर y की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट को आपको चेक करना हो तो इस वाले इक्वेशन में तो सिंपल सा है कि अगर हम लोग y को 0 कर दें, y को अगर 0 कर दें तो y को अगर 0 कर देंगे तो x कितना मिल जाएगा, अगर y को 0 कर देंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 4 मिल गई। अब इस दूसरे वाले पॉइंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ ग्राफ में। तो समझिए सबसे पहले x की वैल्यू 4, तो 4 देखिए x की वैल्यू यहाँ पे हो गई और y की वैल्यू 0 देखिए यहाँ पे हो गई। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो पहले x की वैल्यू लिखा फिर y की वैल्यू लिखा, ये चीज समझ गए। अब ये दोनों पॉइंट जैसे ही मिल जाते हैं आपको इन दिनों को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये जो लाइन मिलेगी ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लीनियर लाइन होता है ना, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ को ड्रा करना रहेगा। अब यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन रहेंगी तो दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे और दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद होता है सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होता है, तो इसको 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग दूसरे वाले का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ग्राफिकल मेथड होगा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद बोथ लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। आप लिख सकते हैं सोल्यूशन विल बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सोल्यूशन होगा। आपको बस यही करना है इसमें। जैसे मान लीजिए आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, आपने एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, मान लीजिए पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन को मान लीजिए आपने ड्रॉ किया तो ऐसे बन गई L2। तो जहां पे उसने कट किया यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इधर से होगी, x से कुछ होगी डिस्टेंस, और यहाँ पे जब मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ y से डिस्टेंस होगी। तो जो यहाँ पे हमारा x y की वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद जो एल्जेब्रिक मेथड है हम लोग आज इसी को देखेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड तो बाद में बताएंगे। एल्जेब्रिक मेथड में आपके 3 मेथड मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा
सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसके हम लोग शॉर्ट तरीके भी सीखेंगे, शॉर्ट में भी देखेंगे कैसे सॉल्व कर लेते हैं। और तीसरा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रिपिकल लगता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम लोग बहुत आसान वे में सीखने वाले हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए अब जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, है ना, ग्राफ को अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो आपके यहाँ पे 3 केस मिलने वाले हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। मान लीजिए फर्स्ट केस में आपने ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, ये दोनों कहीं एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, है ना, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, है ना। अगर मान लीजिए केवल एक पॉइंट पे कट करें, इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, केवल एक सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो इसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। बात समझिए, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब आपने ग्राफ को ड्रॉ किया तो ये हो गई लाइन L1, ठीक है, और एक दूसरी लाइन भी हो गई जो इसी को कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड का मतलब इसी के ऊपर चल रही है, ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरसेक्ट मेनी पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इंटरसेक्ट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन या मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्यूशंस होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा अगले वाले में, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे होता है कि मान लीजिए कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया, वाई एक्सिस को बनाया, उसके बाद लाइंस को जब आपने ड्रॉ किया तो L1 हो गई और एक दूसरी लाइन जो सीधे इसके पैरेलल में जा रही है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, L1 पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, नॉट इंटरसेक्ट, सही बात है कि नहीं। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? नो सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो अब इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ग्राफ वगैरह से कैसे सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this intersecting? क्या इंटरसेक्ट करेंगे, क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलिप्टिकली एंड ग्राफिकली, ये आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली समस्या यहाँ पे आती है कि कभी भी अगर एज वाले क्वेश्चन आ जाए तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अगो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस समय अगर आपकी एज, अगर प्रेजेंट एज इस समय आपकी 15 ईयर है, ठीक है, 15 ईयर है, तो अगर हम आपसे बोले 5 year ago, 5 year ago यानी 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करेंगे? 15 - 5 करेंगे, यानी 10 ईयर आएगा, ठीक है। और अगर आफ्टर बोल दें फ्रॉम नाउ, मतलब अब से कितनी समय बाद, तो अगर मान लीजिए इस समय प्रेजेंट एज आपकी 15 ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 year आफ्टर, है ना, 5 साल बाद कितनी होगी? 15 में 5 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज को आपको समझना होता है। तो देखिए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, एक तो मिल गया है एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ हिज डॉटर, 2 वेरिएबल मिल गए। तो हमने लेट कर लिया कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज X ईयर एंड हिज डॉटर एज इज Y ईयर। इतना बात समझ गए। अब उसके बाद जैसे ही ये चीज आ जाती है, तो देखिए मैं क्वेश्चन में ही बता दे रहा हूँ, बाकी आपको लिखना रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ। लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज X ईयर एंड हिज डॉटर एज इज Y ईयर, इतना लिख लिया। अब उसके बाद बढ़ेंगे अगली लाइन में। मैंने बोला था ना, आप पढ़ते चलेंगे, इक्वेशन बनता जाएगा। 7 year ago, तो 7 साल पहले क्या होगा कि जो आफ्ताब की एज अगर इस समय X ईयर है, प्रेजेंट एज इस समय X ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? X - 7 ईयर रही होगी। और जो उसके डॉटर की एज रही होगी, यानी डॉटर की जो एज रही होगी वो कितनी रही होगी? Y - 7। इतना बात समझ गए। तो बस केवल इस लाइन से दोनों वेरिएबल को आपको लिख लेना होता है ना। केवल एक पॉइंट्स मिला, उससे आपने दोनों की एज को लिख लिया।
उसके बाद ही आपको आगे जो लिखा है उसको सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई वॉज 7 टाइम्स, तो आई का मतलब आफ्ताब कह रहा था ना अपनी डॉटर से, तो मतलब ये कह रहा है आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज कितनी है, x-7 लिख लिया। वाज का मतलब हो गया इक्वल, 7 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, एज यू का मतलब उसकी डाटर, तो डाटर हो गई कितनी, y-7। बस आपकी इक्वेशन बन गई, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए x-7 इज इक्वल टू 7 माइनस 49, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 7y -49, इधर आएगा +7 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना, -42। तो पहली इक्वेशन तो आपको मिल गई, इतना बात समझ गए। अब उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए आगे, आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब जैसे ही इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो मतलब कह रहा है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, तो यानी इस समय अगर आपकी एज x है तो 3 इयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर हो जाएगा ना। और उसके जो डॉटर की एज अगर इस समय y है तो y + 3 हो जाएगा, जो भी होगा दोनों में होगा, प्लस या माइनस होगा तो दोनों की एज में होगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब आगे का आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो देखिए आई शैल बी, आई का मतलब आफ्ताब कह रहा है, तो आफ्ताब की एज कितनी है, x + 3, ठीक है, x + 3 बना लिया। शैल बी का मतलब हो गया इक्वल 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई एज यू का मतलब हो गया y + 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी बनके यहाँ पे रेडी होगी। तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, तो कितना मिल गया, x इक्वल टू 3y + 9 - 3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 3y + 6, ठीक है। तो ये मिल गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का आपको बना लेना है ग्राफ, है ना। तो ग्राफ में अगर ये दोनों पैरेलल जा रही होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अदरवाइज दोनों की दोनों इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए अगर इस पहले वाले का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले का अगर ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, x लिखा y लिखा, है ना। अब कर दिया हमने x को 0, जब अगर आप x को 0 करेंगे तो x देखिए पूरा 0 हो गया, y इस तरफ जाएगा, ये वाला -42 इधर जाएगा, है ना, आपको ये मिल जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 7y - 42 ये था, इधर आएगा तो हो जाएगा +42, 7y, 7 से डिवाइड हो गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 आपकी यहाँ पे है, ये हो गई x और ये हो गई y, ठीक है। y की वैल्यू 6 आपको लेनी है, तो चलिए हम लोग कहीं पे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई y की वैल्यू 6, है ना। इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 माना है, तो ये हो गया 0,6, इतना चीज मिल गया। उसके बाद आपको एक पॉइंट और ढूंढना पड़ेगा। अब कर दीजिए आप y को 0, जब y को 0 कर देंगे, ठीक है, जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -42। देख लीजिए अगर y 0 हो गया तो ये पूरा हट गया, -42, तो x की वैल्यू -42 कुछ मान लीजिए इधर होगा, है ना, -42 कुछ इधर होगा, x में -42 कुछ इधर होगा, मान लीजिए, अपने से हम ऐसे बस सपोज कर ले रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि यहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि इधर 1 2 3 4 इतना बड़ा बड़ा लिए हैं, तो इधर 10 20 30 40 कैसे ले सकते हैं, तो इसको भी 10 20 30 40 लेना चाहिए था, ठीक है। तो बस आप समझ लीजिएगा कि ये इधर कुछ है, ठीक है, -42। तो अब आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पे मिल चुका है -42,0। अब इन दोनों लाइंस को आप ऐसे बना देंगे तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा, पहली वाली लाइन का आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। दूसरे वाले कंडीशन में भी आपको यही करना है, पहले आपको x को 0 करना है, देखिए x एक्सिस y एक्सिस, x को आप 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इधर जाएगा -6, 3 से डिवाइड होगा तो -2 हो जाएगा, इसमें 0 यहाँ पे मिलेगा, y में -2 कुछ इधर होगा, है ना, तो ये आपको मिलेगा 0,-2, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, y को 0 करना है, तो जब y को आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू 0 देखिए यहाँ पे होगी, x की वैल्यू 6 कुछ इधर होगी, तो ये हो जाएगा 6,0। अब जब इसको आप ऐसे बढ़ा देंगे तो ये आपकी बन गई दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी लाइन का ग्राफ हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इधर कट करेंगे, ठीक है, तो जहां पे कट करेंगे वहीं इसका सोल्यूशन होगा। तो बस आपको यही करना था, इसको बताना है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इतना बात समझ में आ गया। अब सॉल्विंग मेथड जब आगे आप सीख लीजिएगा तो आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर दिस रुपीज। अब इसको भी वही करना है और एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली इसको भी वैसे ही पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे दो आपके वेरिएबल हैं, बैट और बॉल। तो मान लेते हैं कि जो बैट का प्राइस है
एक्स रुपी पर बैट है ना। अब बॉल की प्राइस कितनी है, वाई रुपीज, 1 रुपये का एक बॉल का प्राइस है, ठीक है। तो इसने बोला 3 बैट, तो एक बैट का जो प्राइस है एक्स रुपीज है, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया 3x, और एंड का मतलब होता है प्लस, ये हो जाएगा 6, वाई का कितना हो गया, बॉल का कितना था वाई, तो 6y इक्वल टू 3900। पहली वाली इक्वेशन ये वाली बन गई, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन को आपको बनाना है, तो सी बाद में, मतलब देखिए बाद में वो क्या कर रही है, सी बाइड अनदर बैट, मतलब वो बाद में क्या करती है, एक दूसरा बैट खरीदती है। तो एक बैट की कीमत हो गई x, एंड का मतलब हो गया प्लस 3 मोर बॉल्स, मतलब 3 बॉल और खरीदती है, पहले 6 खरीद चुकी थी, 3 और खरीदती है। तो ये मत सोचिएगा कि पहले 6 का जो पहला 6 है वो भी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि पैसा उसने पहली बार में पेमेंट कर दिया है, दूसरी बार वाले में उसका दूसरा पैसा बना हुआ है टोटल 1300 रुपए, 1300 रुपीज, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि 6 + 3 9 कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1300। अब सेम काइंड लिखने से मतलब है कि जो बॉल का प्राइस वही था, वही बॉल का प्राइस यहाँ पे भी है, उसी तरह का बॉल और बैट खरीदा है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि x रुपीज का, क्या एक बॉल अगर 60 रुपए का मिल रहा है तो दूसरा भी 60 का ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसने सेम काइंड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। तो ये हो गया दूसरी वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का आपको बना लेना है ग्राफ, कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहली वाली इक्वेशन, चलिए हम पहले इसका बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा ये x है, y है, x को 0 किया है ना, तो x देखिए 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 1300/3, 1300/3 होगी, ठीक है। तो ये लगभग कितनी हो जाएगी, 4, फिर हो जाएगा 3 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा ना, तो ये हो गया मान लीजिए 433, ठीक है। ये लगभग इतना ही आएगा। तो x में 0 देखिए यहाँ पे होगा, y में प्लस का है ना 433, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया 0,433, इतना समझ गए। y में जब 0 करेंगे, y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1300 मिल जाएगी। तो x में देखिए वैल्यू पॉजिटिव मिल रही, मतलब इधर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 1300,0। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच दीजिए, तो ये आपका बन गया पहला वाला ग्राफ। दूसरे वाले में भी यही कंडीशन करनी है। इस वाले के लिए अगर आप, इसके लिए अगर आप यहाँ पे चेक करें, देखें x y, x की वैल्यू कर दीजिए 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब y, अब 6 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 6 के 36, 3 0 6 650 आएगा। तो y में देखिए प्लस में वैल्यू जा रहा है 650, तो 433 आपने इधर माना है, तो 650 जाहिर सी बात है कुछ इधर आएगा, ठीक है, कुछ इधर होगा। तो ये हो गया 0,650 मान लीजिए। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट्स के लिए अगर देखें तो y की वैल्यू 0 कर दीजिए, y 0 हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो x में वैल्यू 1300 की जरूरत है। तो आपका यहाँ पे पहले भी एक बार 1300 आ चुका है ना, तो यही वाला पॉइंट्स मिलने वाला है, x में वैल्यू 1300 और y में वैल्यू 0, यानी सेम पॉइंट यही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ए आके सीधे ऐसे कट करते हुए चला जाएगा। तो ए वाली आपकी बन गई, दूसरी वाली लाइन का ग्राफ हो गया। ये चीज समझ में आ गया आपको, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है द कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड इतना रुपीज, ठीक है। तो आप सपोज करेंगे कि कास्ट ऑफ 1 kg, सॉरी लिखा है कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल, है ना, मान लिया x रुपीज है, और कास्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, अगर ग्रेप्स का अगर आपने देखा तो सपोज कर लिया y रुपीज है, ठीक है। तो अब 2 kg एप्पल था, तो 1 kg का दाम x रुपीज था, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड का मतलब प्लस 1 kg ग्रेप्स का मतलब हो गया y रुपीज, इक्वल टू टोटल हो गया 160 रुपीज। पहली वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन बन गई। अब इसका हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं यहीं पे तुरंत। देखिए x y, ठीक है, x में 0 किया तो y मिल गया 160, तो y देखिए पॉजिटिव में 160 सपोज करिए यहाँ पे है 160, ठीक है। तो 0,160, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y, ठीक है। फिर उसके बाद अगर y को 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 160 अपॉन में 2 आ जाएगा ना, यानी 80 मिलेगी। तो x में पॉजिटिव मतलब 80 कुछ इधर आएगी मान लीजिए, तो ये हो गया 80,0। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ चला गया आपका, ये बना लिया। दूसरी वाली कंडीशन, 1 महीने के बाद आफ्टर अ मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 1 kg का x था तो 4 kg का 4x हो जाएगा, प्लस 2 kg ग्रेप, 2 kg ग्रेप्स, तो 1 kg का y था तो 2 kg का 2y हो गया, इक्वल टू 300 रुपीज, ठीक है। अब इसका हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए भी सीधा सा फंडा वही वाला, ये बना दिया x और ये हो गया y,
x में 0 किया तो y कितना मिल जाएगा 150। कैसे, जब a पूरा 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 300 होगा। अब 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 150 आएगी। तो y की वैल्यू 150, देखिए 160 यहाँ पे है तो 150 कुछ इधर ही होगा, है ना। तो 0,150 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद y की वैल्यू अगर आप 0 कर दीजिए, y की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/4 यानी 75। तो x की वैल्यू 75 देखिए कुछ इधर ही मिलेगी। तो ये हो गया 75,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आपका ये दूसरा लाइन बन जाएगा। अब इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो सब चीजें हम लोग कल समझने वाले हैं, क्या कंडीशन होती है, कैसे होती है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इतना बात इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से कवर करा दिया है। आप लोगों ने पूरा समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा और थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वाले चैप्टर में देखेंगे कि कब इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, कब इनकंसिस्टेंट होती है, कब डिपेंडेंट होती है, कब उसके सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होते हैं। सारी चीजें हम लोग देखेंगे उस पर और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।